हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लोग क्लास 12 सिलेबस से चैप्टर मैट्रिक्स की। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए बात करते हैं लोग मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स, सबसे पहले हम ये जान लें कि कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया, इस वर्ड को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो थे जे सिल्वेस्टर साहब, जिन्होंने 1850 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं ये मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है मैट्रिक्स, ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। अगर हम इसके प्लुरल की बात करें, इसको अगर हम प्लुरलाइज करें तो लिखते हैं हम लोग मैट्रिसिज। मैट्रिसिज, ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? मैट्रिसिज, सिज टू सिलेबल, मैट्रिसिज, या आप इसको पढ़ सकते हैं मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा प्लुरल। किसका प्लुरल? मैट्रिक्स का प्लुरल। अब यहाँ पे ये तो हुई बात लिखने की कि मैट्रिक्स के सिंगुलर, मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे जब हम इसके प्लुरल की बात करेंगे तो मैट्रिसेस लिखेंगे या मैट्रिक्सेस भी लिखते हैं। जनरली मैट्रिक्सेस बहुत कम यूज में आता है, मैट्रिसेस आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। बढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मैट्रिसिज, इसको बोलते हैं मैट्रिसिज। अब बात करते हैं मैट्रिसिज से रिलेटेड कुछ टर्म्स की जो जरूरत होगी हमारे आगे की पढ़ाई में या शुरुआत में। अब इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स के बारे में। वर्टिकल, ये जो अरेंजमेंट्स होता है जिसको आप सजावट कहते हैं, अरेंजमेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टली जब हम किसी चीज को सजाते हैं तो हम कैसे, जैसे हमने किसी चीज को कहा, अब उस चीज में संख्याओं, बिकॉज थिंग्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, वस्तु को भी आप कर सकते हैं, व्यक्तियों को भी आप अरेंज कर सकते हैं, संख्याओं को भी आप अरेंज कर सकते हैं। जनरली हम गणित पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे संख्याओं की बात करेंगे, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों तरह की संख्याओं की बात करेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल एंड इमेजिनरी दोनों। रियल और इमेजिनरी को जब कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम यहाँ पे रियल का भी यूज कर सकते हैं, इमेजिनरी का भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि जब हम लिखते हैं 2 4 6 8, तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट। लेकिन जब हम लिखते हैं 2 4, ऐसे लिख देते हैं, अगर मैंने लिखा 2 4 6 8, जब हम ऐसे अरेंज करते हैं पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तब इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अरेंजमेंट। जब हम वर्टिकली की बात कर रहे हैं मतलब हम पैरेलल टू दी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, और जब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं मतलब हम पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तुओं के समूह को, मतलब जो समूह में जो वस्तुएं हैं या व्यक्तियों के समूह में जो व्यक्ति हैं, उनको अगर हम हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस अगर अरेंज करें तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट। और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर टर्म यूज करेंगे रो। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? रो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो वर्टिकली अरेंजमेंट होगा, वर्टिकली अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं उदग्रता सजावट। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको कहते हैं क्षैतिजता सजावट, और इसको क्या कहते हैं? उदग्रता सजावट। तो जो उदग्रता सजावट होगा उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। तो जो सजावट हॉरिजॉन्टली होगा उसे कहते हैं रो,
और जो सजावट वर्टिकली होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉलम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बात करते हैं कि जो सजावट यहां पे हॉरिजॉन्टली तथा वर्टिकली हो, वैसा सजावट जो हॉरिजॉन्टली तथा वर्टिकली दोनों हो। जैसे हमने यहां पे लिखा 2 4 6 8 9 10, मैंने यहां पे लिखा जो सजावट मैंने संख्याओं का किया है ये हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली है, मतलब रो एवं कॉलम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो सजावट है जिसको हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सजाते हैं, अरेंज करते हैं, इस सजावट को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे का मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है आयताकार सजावट। आयताकार, आयताकार सजावट। तो पहली बात हमको समझ में आई कि ये आयताकार सजावट क्या होता है, मतलब रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है। जब हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को या संख्याओं को हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली अरेंज करते हैं तो उस सजावट को कहते हैं हम आयताकार विन्यास, आयताकार सजावट। विन्यास हिंदी का ही विन्यास जो है वो सजावट का ही क्या है, समानार्थक है। मतलब हम विन्यास कहें या सजावट कहें दोनों एक ही बात हुई। तो हम आयताकार विन्यास कह लें या आयताकार सजावट कह के निकल लें, बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों का बिल्कुल समान अर्थ है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि अगर संख्याओं को हम हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली अरेंज करते हैं, सजाते हैं, तो उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर अरे। और रेक्टेंगुलर अरे को हिंदी में बोलते हैं आयताकार विन्यास या आयताकार सजावट। अब बात आती है कि जो आयताकार सजावट है इसको हम लोगों ने क्यों यूज किया, इसकी क्या जरूरत है। तो भाई साहब यहाँ पे जो आयताकार विन्यास है इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो सजावट आयताकार विन्यास के रूप में होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फॉर्म में अरेंज करते हैं, सजाते हैं, इसी आयताकार विन्यास को, आयताकार सजावट को हम लोग आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं का, वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो या रियल एंड इमेजिनरी हो या रियल एंड कॉम्प्लेक्स, कुछ भी अगर किसी भी वो संख्या के रूप में दिया जाए, अगर उसको हम हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली सजाते हैं तो वो आयताकार विन्यास का रूप लेता है। और जो आयताकार विन्यास का रूप होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं आव्यूह। अब यहाँ पे एक बात आती है, थोड़ा आव्यूह को पढ़ने के पहले हम समझते हैं कि ये आव्यूह हमारे दैनिक जीवन में कितना यूजफुल है, कितना हम लोग इसको समझ पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितना महसूस कर पा रहे हैं हम अपने दैनिक जीवन में इस मैट्रिक्स को। तो आपको बता दें कि ये जो मैट्रिक्स जिसको आज आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स जब हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, जब हम लोगों को कुछ नहीं आता था, या हमारे घर में या हमारे समाज में वो लोग जो बिल्कुल इलिटरेट हैं उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स जिसको आपने देखा यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किया, याद कीजिए जब आप अपने घर पर आपकी माँ के द्वारा किचन के सामान को लाने के लिए एक लिस्ट दिया जाता है, तो उस लिस्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली होता है। जैसे सामान के लिस्ट में आपको दिया जाता है कि ए, मान लीजिए वस्तु का नाम मैंने बोल दिया ए, जैसे चीनी, चावल, दाल, कुछ भी, तो मैंने बोला ए 1 kg, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट जो तैयार करके मिलता है उसमें लिखा रहता है ए 1 kg, बी 50 ग्राम, ऐसे लिखा हुआ मिलता है, सी आपको मिलता। अब ये ABC का मतलब हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप दाल के लिए, चावल के लिए आप यूज कर रहे हैं, पेन के लिए या किसी भी वस्तु के लिए। तो सी यहाँ पे मिल गया 2 ठो। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टली है
एवं वर्टिकली है। आप इस लिस्ट को देखते हैं, जब आपके घर से ये लिस्ट मिलता है परचेज करने के लिए मार्केट से, तो जब आप इस लिस्ट को देखते हैं आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होती, आपको समझ में आ जाता है कि मेरी माँ के द्वारा या मेरे घर से जो लिस्ट मिला है उसमें लिखा गया है A 1 kg लेना है, B 50 ग्राम लेना है, C 2 ठो लेना है। क्लियर? आप जाके दुकानदार को वो लिस्ट दे देते हैं, दुकानदार जब उस लिस्ट को देखता है तो वो आसानी से A 1 kg निकाल के दे देता है, B 50 ग्राम, C 2 ठो, और उसके बगल में जो उसका रेट होता है, मान लीजिए 1 kg का रेट अगर 50 रुपया हुआ तो वहां पे वो 50 रुपया, 50 ग्राम का रेट अगर यहाँ पे 40 रुपया हुआ तो 40 रुपया, 2 ठो का रेट अगर यहाँ पे 20 रुपया हुआ तो 20 रुपया लिख देता है, यहाँ टोटल कर देता है, अरेंजमेंट देखिएगा, टोटल करके यहाँ पे आपको रेट जो भी होता है उसको ऐड करके यहाँ पे लिख देता है कितना हुआ। ये जो अरेंजमेंट उसने देखा, ये जो अरेंजमेंट देखा उसमें उसने और उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और कॉलम ऐड कर दिया 50 40, मतलब रेट का। आपने ये जो कॉलम देखा, इस कॉलम को देख के आपको समझ में आ गया कि मुझे ए जो है वो 50 रुपया का पड़ा है, बी 40 रुपया का पड़ा है, सी 20 रुपये का पड़ा है। आप आसानी से समझ जाते हैं। क्या दुकानदार से फिर आप पूछते हैं क्या कि ये लिस्ट देखने के बाद कि मेरा जो ए है वो कितने रुपए का पड़ा, जो बी है वो कितने रुपए का पड़ा, या दुकानदार आपसे पूछता है क्या लिस्ट देखने के बाद कि सी मुझे 1 kg देना है कि 50 ग्राम देना है कि 2 ठो देना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिसने लिस्ट बनाया मैट्रिक्स उसको भी आता है, वो जिसने लिस्ट को देखा दुकान पर ले गया परचेजिंग के लिए उसको भी वो मैट्रिक्स आता है, और जो दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, जो आपको सामान दे रहा है, मैट्रिक्स उसको भी आता है। तभी तो उसने जब रेट लिखा तो उसने भी उस चीज का ख्याल रखा कि मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंजमेंट का, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंजमेंट के रूप में लिखना है। मतलब ये जो सजावट मुझे लिखनी है, जो सजावट मुझे देना है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही देना है। तो उसने इस बात का ख्याल रखा कि मुझे 50 रुपया कहाँ लिखना है, वो कभी 50 रुपया यहाँ पे ला के नहीं लिख देता है, 20 रुपया इधर और 40 रुपया ऊपर नहीं लिखता है, वो भी जब लिखता है तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही लिखता है। और इससे आपको पता चल जाता है कि मैट्रिक्स की जानकारी उस दुकानदार को भी है, अप्रत्यक्ष रूप से, नाम से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको जानकारी है। तो ये जो लिस्ट तैयार हुआ ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है, और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जब टीचर आपका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के बाद जब आपका रिजल्ट्स निकालते हैं तो उस जब रिजल्ट्स पब्लिश किया जाता है तो उस वक्त भी स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये जो लिस्टिंग किया जाता है, ये जो तैयार किया जाता है, जो लिस्ट रिजल्ट्स का तैयार किया जाता है उसमें भी जो अरेंजमेंट होता है, याद कीजिए, वो भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही होता है, जिससे आप आसानी से समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति को, किस बच्चे को, किस रोल नंबर वाले को कितना मार्क्स मिला और कितने में से मिला। आप जब आप जाते हैं बस स्टैंड में या कहीं आप दूसरे जगह जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर, तो आप जैसे एक टेबल हम बना देते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि पटना, मैंने लिखा पटना, मैंने लिखा गया, मैंने लिखा यहाँ पे बोकारो, मैंने यहाँ पे लिख दिया बोकारो, मैंने यहाँ पे लिखा सिवान, यहाँ पे लिख दिया सिवान, यहाँ पे मैंने लिख दिया छपरा, और यहाँ पे लिख दिया गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, इस टाइप से मैंने तैयार कर दिया टेबल, और मैंने लिखा 2 5 4 0 1 3 0 0 5। अब मैंने बोला कि ये जो टेबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बसों की संख्या को जो कहां से कहां जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि सीवान से पटना जाने के लिए कितनी बसेस हैं, तो आप आसानी से इस टेबल को देखते हैं और बता देते हैं 2। जब हम आपसे पूछते हैं कि सीवान से बोकारो के लिए कितनी बसें हैं, तो आप देखकर तुरंत बता देते हैं 4। जब आपसे हम पूछते हैं गोपालगंज से पटना के लिए कितनी बस चलती हैं, तो आप बता देते हैं 0। जब आपसे हम पूछते हैं गोपालगंज से गया के लिए कितनी बस है, तो आप बता देते हैं इस चार्ट को देख करके 0। मतलब कहां से किस जगह के लिए कितनी बसें जाती हैं, आप इस चार्ट को देखकर आसानी से समझा देते हैं। यही है मैट्रिक्स, यही है मैट्रिक्स का यूज आपके डेली लाइफ में। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे मैट्रिक्स, तो देखिए ये जो अरेंजमेंट किया गया है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किया गया है, और जो अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होता है, एक बार फिर से बताएं, उसी को तो कहा जाता है मैट्रिक्स, वही तो है मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा बड़े रूप में मैट्रिक्स को समझिए। आज जो
आप टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के बारे में जानते हैं, जो जो जैसे आप कहते हैं ना एयरटेल का नेटवर्क, आप कहते हैं आइडिया का नेटवर्क, आप कहते हैं वोडा का नेटवर्क। ये जो नेटवर्क टेलीकॉम कंपनियां जो अपना नेटवर्क सेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, वो भी मैट्रिक्स के बेस पर सेट करती हैं। सोचिए अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो क्या ये टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को एयर में सेट कर पाती? नहीं कर पाती। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स है, ये ही ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का हमारे डेली लाइफ में इतना बड़ा यूज है, इस रूप में यूज है, तो मैट्रिक्स हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले से जानकारी में रखे हुए हैं, जिसको आज हम बाय नेम जानते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं 12th या जो किसी भी प्रकार से अगर वो 12th नहीं कर पाए हैं या कर भी रहे हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर पा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स से नहीं 12th कर रहे हैं, उनको भी मैट्रिक्स आता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम 12th मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं तो हमको मैट्रिक्स पढ़ने को मिला और हम मैट्रिक्स जान चुके हैं, बाकी लोगों को मैट्रिक्स की जानकारी नहीं है, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मैट्रिक्स की जानकारी है। तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के जो हमारे डेली लाइफ में प्रयोग है, उपयोग है, उसके बाद मैट्रिक्स के डेफिनेशंस की। तो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से अभी आपको बता दिया कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। एक बार फिर से बोलते हैं कि संख्याओं में किसी भी तरह की संख्या आ सकती है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी, या फलन हो, कोई भी फलन भी हो। अगर कोई फलनों का समूह भी हो तो उन अगर फलनों को या संख्याओं को जब हम हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स, उस अरेंजमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 9 10, क्या ये हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली अरेंजमेंट है? नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो न किसी रो में न किसी कॉलम, न किसी रो से बिलोंग करता है न किसी कॉलम से बिलोंग करता है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर अरे नहीं बोलेंगे। इस सजावट को हम रेक्टेंगुलर अरे, आयताकार विन्यास नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम 10 यहाँ लिख देते हैं तो ये एक आयताकार विन्यास हो गया, जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो सजावट आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टली एवं वर्टिकली, इसमें कितने हॉरिजॉन्टली आपको अरेंजमेंट दिख रहा है? 2, जिसमें पहला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पहला जो लाइन है हॉरिजॉन्टली, और सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, इस हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रो। मैंने पहले भी बताया है रो का पहला लेटर होता है क्या? आर, तो हम लोग रो को डिनोट करने के लिए लिखते हैं आर, और कॉलम का पहला लेटर होता है सी, इसलिए कॉलम को डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सी। अब मेरे पास कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं? 2, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पहला रो है और ये सेकेंड रो है। अगर ये पहला रो है तो इस पहले रो को डिनोट करने के लिए हम लोग लिखेंगे R1 और सेकेंड रो को डिनोट करने के लिए लिखेंगे R2। ये जो पहला कॉलम दिख रहा है इसको डिनोट करने के लिए लिखेंगे C1, सेकेंड कॉलम को डिनोट करने के लिए लिखेंगे C2 और थर्ड कॉलम को डिनोट करने के लिए लिखेंगे C3। मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रो हैं। क्लियर? इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब रही बात कि किताबों में तो आपने ऐसे नहीं देखा है, किताबों में तो आपने देखा है डब्बे के अंदर, इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, या डबल वर्टिकल बार के अंदर। तो आपको बता दें बेहतर जानकारी के लिए कि मैट्रिक्स तो यही है। जैसे साबुन की जब आप खरीदारी करते हैं या किसी चीज की जब आप खरीदारी करते हैं तो उसकी पैकेजिंग होती है ताकि वो सुंदर लगे। बात समझ पा रही? जैसे जो साबुन के ऊपर कवर होता है, साबुन वो नहीं होता है, या साबुन के ऊपर जो कवर होता है उसके द्वारा साबुन की क्वालिटी नहीं पहचानी जाती है, साबुन उस कवर के अंदर जो है उसके द्वारा। लेकिन उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, मार्केट में वो अच्छा से लोगों के द्वारा खरीदा जाए, इसके लिए उसकी पैकेजिंग अच्छी करके उसको बेचा जाता है। वही बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स को सुंदर दिखने के लिए, यह मैट्रिक्स अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, यह अरेंजमेंट जो है यह अच्छा लगे, इसके लिए इसको हम लोग अलग अलग प्रकार के डब्बों में पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। किस प्रकार के डब्बे होंगे वो? या तो हम इस प्रकार के डब्बे में उसको बंद कर सकते हैं, या हम उसको इस प्रकार के डब्बे में बंद कर सकते हैं, या उसको हम इस तरह के डब्बे में बंद कर सकते हैं। ये बंद करना सिर्फ इसलिए है ताकि वो अच्छा लगे, इसलिए नहीं कि वो मैट्रिक्स है तो मुझे इसको बंद ही करना। मैट्रिक्स तो ये है, आप इसको अच्छा लगने के लिए क्या किए, इसको डबल वर्टिकल बार में बंद कर दिए, या आपने क्या किया, इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, या आपने क्या किया, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और आपने बोला ये मैट्रिक्स।
तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी चीज को लंबे अंतराल तक देखते 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 आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके बाद आदत पड़ जाती है कि नहीं, जब तक हम उसको नहीं देखें तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो मैट्रिक्स। अब क्या आदत पड़ चुकी है कि हम जब तक ये नहीं देखते हैं तब तक हमको लगता है कि अच्छा ये तो मैट्रिक्स है ही नहीं, लेकिन मैट्रिक्स भाई साहब ये बीच वाला अंदर वाला है, जो बीच डब्बे के अंदर दिख रहा है वो मैट्रिक्स है। ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए पैकिंग किया गया है, डब्बे के अंदर बंद किया गया है। तो अब इसको हम लोग इसके संकेत के रूप में यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये आप जो किताबों में देखते हैं ये इसी तरीके से हम लोगों को दिखता हुआ मिलता है कि जब तक हम ये ना देखें तब तक हम मैट्रिक्स नहीं समझते हैं। तो आपको भी अब ऐसे ही यूज करना है, आपको भी डब्बे में बंद करके ही मैट्रिक्स को लिखना है। जिस प्रकार का डब्बा आप यूज करना चाहें कर सकते हैं शौक से। मैंने क्या कहा कि ये जो मैंने लिखा, यहाँ पे जो मैंने लिखा आपने क्या देखा, 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम। तो आप ध्यान दीजिए राइट साइड में जो लोअर कॉर्नर है, राइट साइड में जो लोअर कॉर्नर है यहाँ पर सबसे पहले हम रो की संख्या को लिख देते हैं। कितने रोज है यहाँ पर, 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। अब क्रॉस का सिंबल दे देते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। तो ये हो गया 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, जिसको हम पढ़ेंगे 2/3, 2/3, इसको हम पढ़ते हैं 2/3। 2 क्रॉस 3 इज रीड एज 2/3, इसको हम पढ़ेंगे 2/3। और ये जो 2/3 है यह इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट करेगा, क्रम को सूचित करेगा। ऑर्डर, क्या मैंने बोला, ऑर्डर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम या कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। तो मैंने क्या बोला, पहले किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड लोअर कॉर्नर के पास हम लोग पहले उसके रो की संख्या को लिखेंगे और फिर उसके कॉलम्स की संख्या को लिख के यहाँ पर दिखा देंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 0 -1 4 5 6 7 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया ऐसे, और मैंने डब्बे में बंद कर दिया इसको। देखिए ये मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और लिख देते हैं, जैसे A बराबर या B बराबर या C D E F X Y Z, जो मर्जी करे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जिन संख्याओं से या जिन वस्तुओं से या जिन फलनों से हमारे मैट्रिक्स का निर्माण होता है उन्हें उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, इंट्रीज, जिसको आप तत्व भी कहते हैं, आप उसके अवयव भी कह सकते हैं, आप उसके सदस्य भी कह सकते हैं, आप उसकी प्रविष्टि भी कह सकते हैं, आपको जो मन में आए कह सकते हैं। तो जिन संख्याओं से मिलकर इस मैट्रिक्स का निर्माण हुआ है उन संख्याओं को हम बोलते हैं इस मैट्रिक्स का तत्व, अवयव। क्या बोलते हैं, तत्व, अवयव। और इन अवयवों को लिखने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का और इसके अवयवों को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें रो की संख्या आपसे पूछें कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से काउंट करके बता दीजिएगा 1 और 2। यहाँ पे 2 ठो रो हैं जिसको हम लिखेंगे R1 M at the end R2, इसको मैंने सूचित किया। इसमें कितने कॉलम्स अगर हम हैं पूछें आपसे तो आपको अब जानकारी में आ चुका है बेहतर तरीके से। इसमें 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे C1 C2 C3 एंड C4। और जब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अगर पंक्तियों की बात करी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आपने आसानी से बता दिया कितना, 2। जब हम अगर पूछेंगे स्तंभों की संख्या जब हम पूछेंगे तब आप बता देंगे कितना, 4। पंक्ति मतलब रो, आपको बता दें पंक्ति को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। और स्तंभ को क्या कहते हैं, स्तंभ को कहते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। जब हम क्रम की बात या कोटि की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर। ये जानकारी में होनी चाहिए।
अब ध्यान दीजिए, मैंने जब स्तंभों की संख्या पूछा आपसे तो आपने बता दिया 4। अच्छा, अगर हम आपसे कोटि पूछें, कोटि जिसको हम हिंदी में क्रम भी कहते हैं, तो क्रम जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रो की संख्या को। तो रो की संख्या कितनी है? 2, R1 R2 2, क्रॉस का सिंबल देंगे और लिखेंगे कॉलम्स की संख्या को। कितना कॉलम्स है? 4, तो लिखेंगे 4 और इसको पढ़ेंगे 2/4 और इसको लिखेंगे कहां पर? ये जो मैट्रिक्स है इसके राइट साइड में लोअर कॉर्नर के पास 2/4 और इस तरह से ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स यहाँ पर ये सब हटा देते हैं, मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है 2, ये जो दिख रहा है 2, ये किस रो का एलिमेंट है? R1 का। और किस कॉलम का एलिमेंट है? C1 का। तो हम जब इसको लिखना होगा सिंबॉलिकली तो हम ऐसे लिखेंगे A11। मैंने बोला है कि अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो मैंने लिखा A11। A11 का मतलब पहले रो एवं पहले कॉलम का एलिमेंट्स। यहां पर मैंने क्या बोला? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स। अच्छा, अगर यहां पे बोले A11 का वैल्यू तो आप कितना बताएंगे? 2। अगर मैंने कहा ये 0 जो दिख रहा है ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। फर्स्ट सेकंड कॉलम में है, तो मुझे इसको डिनोट करना होगा तो डिनोट करेंगे A12। पहली जो संख्या है ये किस रो में एलिमेंट है उसकी संख्या को बताएगा, और ये जो दूसरी संख्या है ये किस कॉलम में है उसको दिखाएगा। तो A12 का मतलब हुआ पहले कॉलम एवं पहले रो एवं दूसरे कॉलम का एलिमेंट। पहले रो एवं दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन है भाई? तो यहाँ पर 0 है तो हम लिखेंगे 0। अब अगर इस तरह से हम पूछें आपसे कि A13 कितना है, तो अब आसानी से आप बता सकते हैं पहले रो एवं तीसरे कॉलम का एलिमेंट। पहले रो एवं तीसरे कॉलम का एलिमेंट कौन है? -1, तो लिखेंगे -1। अगर हमसे पूछा जाए A21 तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरा रो कौन है? ये। और पहला कॉलम कौन है? पहला कॉलम तो ये है, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा? 5, तो A21 का वैल्यू होगा 5। अगर हमने आपसे पूछा है यहाँ पर A24 तब आप आसानी से बता सकते हैं कि सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, दूसरे रो और चौथे कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम मतलब कौन से एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। तो इस तरह से अब आपने देख लिया कि अगर हम इस रूप में लिखें, अवयवों को सांकेतिक रूप में लिखें, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस रो एवं किस कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब अगर हम अवयवों के सामान्य रूप की बात करेंगे तो ये AIJ ये अवयवों के सामान्य रूप को सूचित करता है, जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। जनरल फॉर्म एलिमेंट्स के जनरल फॉर्म को सूचित करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सूचित करता है आयवे पंक्ति एवं जिह्वे स्तंभ के अवयव की बात करता है कि अवयव को सूचित करता है। ये हुआ AIJ, आयवे पंक्ति एवं जिह्वे स्तंभ के अवयव को सूचित करता है। AIJ रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मैंने बताया ith रो एवं jth कॉलम के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने एलिमेंट्स को लिखना समझ लिया कि अब किस तरह से किसी एलिमेंट को हम लिखेंगे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आगे इस तरह से हम लोग बात करेंगे। लोग देखा यहाँ पे ये 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो थोड़ा सा गौर से देखिए इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स? 2 रो और 4 कॉलम्स। तो अगर हम बोले कि इसके प्रत्येक रो में ये जो अवयव दिख रहा है इसके प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स? अगर प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स है तो देखिए कितना, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स। तो रो की जब हम बात करेंगे तो हम काउंट करेंगे कॉलम्स की संख्या। जितने कॉलम्स की संख्या होगी उतने ही प्रत्येक रो में एलिमेंट्स की संख्या होगी। क्लियर? तो मैंने बोला प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स, तो कॉलम की संख्या के बराबर
कॉलम्स की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर, संख्या के बराबर, बराबर मतलब कितने कॉलम्स, कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। देखिए प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4, ये पहला रो है। और कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। सेकंड रो 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं? दोनों रो में 4 4 एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स कैसे पता चल रहे हैं? कॉलम्स की संख्या से। अगर हमने पूछा है यहां पर कि प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स, प्रत्येक कॉलम्स में कितना एलिमेंट, कितना एलिमेंट, एलिमेंट्स, तो आप क्या बताएंगे? जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही प्रत्येक कॉलम में एलिमेंट्स की संख्या होगी। देखिए यहां पर कितने पंक्तियों की संख्या है? 2। तो जब 2 पंक्तियों की संख्या है तो इसके प्रत्येक कॉलम में देखिए 2 एलिमेंट्स होंगे। पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, दूसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, तीसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, चौथे कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स। मतलब प्रत्येक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। कैसे पता चला? फिर से एक बार बता रहे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको मालूम है, जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि देखो जी 2/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो 2/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स, तो प्रत्येक रो की बात अगर करेंगे, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स, रो में कितना एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स, तो आपको बताना है कॉलम्स की संख्या के बराबर। प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स? कॉलम की संख्या के बराबर 4। और प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स? प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स, तो आपको बताना है रो की संख्या के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 2। फिर से बता रहे हैं, प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स? रो की संख्या के बराबर। और प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स? रो की संख्या के बराबर। मैंने बताया अगर m/n क्रम का कोई मैट्रिक्स है, m/n क्रम का कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स होगा? कॉलम की संख्या के बराबर। अब प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट्स होगा? रो की संख्या के बराबर। तो ये चीज समझ लेना है मैट्रिक्स में। तो आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया इस लेक्चर में कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिसको हम लोग रो एंड कॉलम्स बोलते हैं, तो रो एंड कॉलम्स हम लोगों ने समझा। रो क्या? हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट होता है उसको रो, जो वर्टिकली अरेंजमेंट होता है उसको कॉलम। मैंने ये बताया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने बताया कि जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स होता है, जो रेक्टेंगुलर अरे होता है संख्याओं एवं वस्तुओं का, चाहे किसी भी चीज का, जब हम अरेंजमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आयताकार विन्यास, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंगुलर प्लुरल मैंने बता दिया कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, जब उसका प्लुरल लिखना होगा तो हम लिखेंगे मैट्रिसेज। पढ़ेंगे कैसे? मैट्रिसेज, सिज बहुत कम लोग सही पढ़ पाते हैं, मैट्रिसेज लोग पढ़ता है, मैट्रिसेज नहीं, मैट्रिसेज, सिज, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है, या मैट्रिक्सेज भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि कोई मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम्स होता है उससे हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पता लगा लेंगे। ऑर्डर के बाद मैंने बताया कि एलिमेंट्स को कैसे सूचित किया जाता है और मैट्रिक्स को कैसे सूचित किया जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका जनरल, उसके एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होता है वो मैंने बता दिया। अवयवों को देख, जैसे मैंने लिखा कि A1 2, तो ये किस एलिमेंट, किस रो और किस कॉलम के एलिमेंट्स को सूचित कर रहा है ये मैंने बता दिया। और अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स एंड प्रत्येक कॉलम्स में कितना एलिमेंट्स। तो ये सारी बातें आज हमने कर लिया इंट्रोडक्शन के वीडियो में। ये हम लोग के मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स को आगे की, मैट्रिक्स के आगे की बातें करेंगे लोग, मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करेंगे लोग, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होगा वो, उसके बाद उसके टाइप्स की बात करेंगे लोग, और भी बहुत सारी बातें। तो मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।